बचपन की यादें हम सभी के दिलों में एक खास जगह रखती हैं और उनमें से एक सबसे प्यारी याद है पेंसिल और रबर की। वो दिन याद है जब हम होमवर्क या ड्राइंग के लिए पेंसिल से लिखते थे और छोटी छोटी गलतियां होने पर रबर से उसको मिटा देते थे। ये दो चीजें हमारे बचपन के अनमोल साथी थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये नॉर्मल सी दिखने वाली रबर आखिर कैसे बनती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया बेहद ही दिलचस्प होती है और जानकारी से भरी हुई है। तो अगर आप भी अपनी बचपन की यादों में खोना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि रबर को कैसे तैयार करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रबर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है जिसका यूज कई एरियाज में किया जाता है, जैसे कि टायर, जूते, पानी की पाइप, बच्चों की पेंसिल के इरेजर्स और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी। ये जानना दिलचस्प है कि रबर दो मेन पार्ट में बटा होता है, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। इन दोनों प्रकार के रबर का यूज अलग अलग कामों के लिए किया जाता है और इनको बनाने का प्रोसेस भी अलग ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रबर की। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये रबर नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है। खास करके ये एक प्रकार के पेड़ से निकलता है जिससे कि हैविया ब्राजीलियंसिस कहा जाता है। ये पेड़ ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में मिलते हैं। जब इन पेड़ों को चीर कर उन पर कट लगा दिया जाता है तो वो एक सफेद दूध या लिक्विड छोड़ते हैं जिसको कि लेटेक्स कहते हैं। ये लेटेक्स ही नेचुरल रबर का रॉ मटेरियल होता है। पहले सभी पेड़ों से इसे इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है ताकि इसे यूज में लाने वाली रबर में बदला जा सके। इस रबर को सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये काफी ज्यादा मुलायम और लचीला होता है। इसीलिए इसे और भी अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस से इनको गुजारा जाता है। नेचुरल रबर की प्रोसेसिंग में सबसे पहले लेटेक्स को फार्मिक एसिड नामक एक केमिकल के साथ मिलाया जाता है। जब ये एसिड लेटेक्स में डाल दिया जाता है तो रबर और पानी अलग हो जाता है। रबर एक ठोस रूप में पानी के सरफेस पर तैरने लगता है। इस ठोस रबर को इकट्ठा किया जाता है और इसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद ये रबर तैयार हो जाता है और इसे अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये रबर अभी भी उतना मजबूत नहीं होता है कि इसे हार्ड और टिकाऊ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। रबर को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए इसको वल्कनाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है। वल्कनाइजेशन में रबर को सल्फर के साथ मिलाकर आमतौर पर 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस से रबर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक मजबूत बॉन्ड बना लेते हैं। इससे रबर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और यह अधिक लचीला और टिकाऊ बन जाता है। इस प्रकार के वल्कनाइज्ड रबर का यूज टायर, जूते और दूसरे प्रोडक्ट्स में किया जाता है जहां पर ज्यादा ताकत और स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। अब बात करते हैं सिंथेटिक रबर की। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये रबर नेचुरल है ही नहीं बल्कि इसको आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करते हैं। ये अलग अलग केमिकल्स और प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है। सिंथेटिक रबर को बनाने की जरूरत तब महसूस हुई जब नेचुरल रबर की मांग तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका एक ऑप्शन खोजना शुरू कर दिया। सिंथेटिक रबर के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि नाइट्राइल रबर, सिलिकॉन रबर, ब्यूटाडीन रबर, जिनका यूज अलग अलग जगहों पर किया जाता है। सिंथेटिक रबर का एक फायदा यह है कि इसे उन सिचुएशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर नेचुरल रबर टिक नहीं सकता, जैसे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर या केमिकल एक्सपोजर में। हालांकि सिंथेटिक रबर की क्वालिटी कई बार नेचुरल रबर से कम हो सकती है। इसका यूज हमारे जीवन के कई सेक्टर्स में किया जाता है। सबसे नॉर्मल यूज जो आप सभी जानते हैं कि टायर बनाने में होता है, चाहे वो कार, ट्रक या फिर हवाई जहाज के तैयार हो, और तैयार कोई भी हो उसमें ज्यादातर वल्कनाइज्ड रबर का ही यूज होता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, रबर को रिसाइकिल भी किया जा सकता है। जी हाँ, पुराने टायरों और दूसरे रबर प्रोडक्ट्स को फिर से यूज में लाया जा सकता है। वैज्ञानिक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार से रबर की खेती को और भी अधिक प्रोडक्टिव बनाया जा सके। इसके अलावा सिंथेटिक रबर को और भी अधिक बेहतर बनाने की भी रिसर्चिंग हो रही है ताकि ये नेचुरल रबर का एक और भी बेहतर ऑप्शन बन सके। रबर का रंग काला क्यों होता है, ये सवाल भी लोगों के मन में आता ही है। आपको हम बता दें, रबर का असली रंग तो सफेद होता है, लेकिन जब इसको मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है ना इसमें, तब फिर इसका रंग जाके काला हो जाता है। कार्बन ब्लैक रबर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है जिससे कि यह और भी मजबूत बनता है। यही कारण है कि हम ज्यादातर टायर काले रंग के देखते हैं। अब जब हमने आपको रबर बनाने का पूरा प्रोसेस बता ही दिया है तो चलिए लगे हाथ हम आपको इसका हमारे जीवन में यूज क्या है ये भी बता देते हैं। रबर का सबसे ज्यादा यूज टायर बनाने में होता है। अगर हम अपने चारों ओर देखें ना तो पाएंगे कि लगभग सभी वाहनों में टायर होते हैं और ये टायर रबर से ही बने होते हैं।
रबर की खासियत यह है कि ये बहुत ही ज्यादा लचीला और काफी मजबूत होता है, जो कि टायरों को लंबे समय तक चलने में मदद करता है। टायरों के अलावा रबर का उपयोग जूतों और चप्पलों में भी होता है। रबर के जूते और चप्पल न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि ये लंबे समय तक चलते भी हैं। इसके अलावा रबर का यूज पानी की पाइप, रबर बैंड और बच्चों की पेंसिल के इरेजर में भी किया जाता है। पानी की पाइप्स में रबर का इस्तेमाल उनके लचीलेपन और मजबूती को बढ़ाने के लिए करते हैं। रबर बैंड का यूज अलग अलग चीजों को बांधने के लिए करते हैं। मेडिकल सेक्टर में रबर का यूज सर्जिकल ग्लव्स, इंजेक्शन और दूसरे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए भी होता है। आइए अब जानते हैं आखिर रबर का इतिहास क्या है। दोस्तों, रबर जिस तरीके से मुलायम और खूबसूरत चीज है ना, उसी तरीके से इसका इतिहास भी बहुत ही दिलचस्प है। माना जाता है कि रबर की खोज सबसे पहले अमेरिका के जंगलों में हुई थी। एक कहानी के अनुसार एक माया भारतीय महिला वर्षावन में खाना इकट्ठा करते समय एक रोते हुए पेड़ को देखती है। पेड़ से निकलते आंसू, जैसे कि वो सफेद लिक्विड है, उनको देखकर वो उसे जनजाति के मुखिया के पास ले जाती है। इस लेटेक्स पदार्थ के अद्भुत गुणों को देखकर जनजाति के लोग इसे यूज करना शुरू करते हैं। इसके बाद 1490 के दशक में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी हैती में रबर की गेंद से खेलते हुए लोगों को देखा और वापस जाकर इसके बारे में सभी को बताया, जिससे कि यूरोप में रबर के प्रति रुचि बढ़ गई। वैसे रबर को प्रैक्टिकली यूज में लाने का श्रेय चार्ल्स गुडियर को दिया जाता है। 1834 में चार्ल्स गुडियर ने रबर लाइफ प्रिजर्वर खरीदा और उसके गुणों में रुचि लेने लगे। उन्होंने देखा कि रबर गर्मी में पिघलता और ठंड में सख्त हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए गुडियर ने कई प्रयास किए और 1839 में गलती से रबर को सही तरीके से वल्कनाइज करने के प्रोसेस को खोज निकाला। 1844 में गुडियर को अमेरिकी पेटेंट मिल गया। जब गुडियर अमेरिका में वल्कनाइजेशन पर काम कर रहे थे, उसी समय इंग्लैंड में थॉमस हैंकॉक भी रबर को डेवलप करने में लगे थे। वल्कनाइजेशन नाम वल्कन नाम से रोमन देवता पर आधारित है। थॉमस हैंकॉक ने रबर को दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ मिलाने के लिए मिक्सचर को इन्वेंट किया, जिससे कि इसकी व्यवहारिकता और भी बढ़ गई। रबर की मांग जैसे जैसे बढ़ने लगी, नेचुरल रबर की सीमाएं और समस्याएं भी सामने आ गई। रबर की खेतों में शोषण और संसाधनों की कमी के चलते यह आवश्यकता महसूस हुई कि रबर का आर्टिफिशियल ऑप्शन बनाया जाए और साल 1910 में रूस ने सबसे पहले सिंथेटिक रबर पॉलीब्यूटाडीन बनाया और उसके बाद 1930 में जर्मनी में बोना एस नामक सिंथेटिक रबर का विकास हुआ। साल 1889 में जॉन डनलप ने साइकिल के लिए कॉमर्शियल टायर का इन्वेंशन कर दिया और 1906 में ऑटोमोबाइल टायर भी बनाना शुरू हो गया। रबर की जरूरतें ऑटो इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ने लगी, जिससे कि इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई। तो दोस्तों, आपने अभी तक रबर बनाने और उसके इतिहास की पूरी जानकारी, जो कि पेड़ों से शुरू होती है और फिर फैक्ट्रियों के जरिए हमारे घरों तक पहुंचती है, उसको आपने जान लिया है। वैसे आपने आखिरी बार किस उम्र में रबर का यूज किया था? कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।